The White House blaming Iran-backed militants for the deadly drone attack on a U.S. base in Jordan near the border with Syria. फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में अमेरिका ने 3 फौजियों को खो दिया. 3 Americans at Tower 22 base were killed and at least 30 were injured when the drone strike made it through the base's air defenses. उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि डायरेक्टली ईरान को टारगेट करें और इसके लीडर्स को टारगेट करें. बराक ओबामा बैठे हैं, ही इज अ किंग राइट नाउ. वो जो डिसीजन सारे उसने लेने. 3 डेड बॉडियां आएंगी ना. CIA ने ऑपरेशन बड़े लिमिटेड कर दिए हैं अपने. इस वक्त इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते. अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं और ईरान जो है वो पूरे खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है. क्या अमेरिका डायरेक्ट ईरान पे टारगेट कर? उर्दन में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का अमेरिका जवाब जरूर देगा. किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये अमेरिकन बूट्स उतारने से डरते हैं. पाकिस्तान ने मिलिट्री स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर ली. अमेरिका कुछ कर सकता है वाकई अगर जो रिपब्लिकन्स प्रेशर डाल रहे हैं, डेमोक्रेट्स, कांग्रेस प्रेशर डाल रही है, क्या अमेरिका डायरेक्ट ईरान के अंदर टारगेट कर सकता है? ये तो बड़ा मौका है अगर अमेरिका कुछ करना चाहे तो. जंगें विल के साथ लड़ी जाती, चीमा साहब आर्मामेंट्स के साथ नहीं लड़ी जाती. ये $85 बिलियन का असला छोड़ के भागे हैं वहां पे रात के अंधेरे में, और दूसरे पठान भाईजान है वो खोतों और मोटरसाइकिलों पे. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल ये एंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी. जैसा कि जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास एक अमेरिकी मिलिट्री बेस में आतंकवादी हमला हुआ है. यूएसए सेंट्रल कमांड ने बताया कि यह हमला शनिवार रात को हुआ, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है और 25 अन्य घायल हैं. गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि मध्य पूर्व में दुश्मन की गोलीबारी में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं. बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान समर्थन मलेशिया का हाथ है. ये मलेशिया सीरिया, ईरान, लेबनान और लिबिया में सक्रिय हैं. इससे पहले भी इराक में अमेरिका एयरबेस पर हमला हुआ था, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुई थी. इस हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदला लेने की धमकी दी है और कहा है कि आज अमेरिका का दिल भारी है. हालांकि हम अभी भी इस हमले के तथ्य जुटा रहे हैं. हम जानते हैं कि यह सीरियाई और इराक में सक्रिय ईरान समर्थक कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों द्वारा किया गया था. बाइडेन ने कहा कि जिल और मैं इस घृणा और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हमले में इस योद्धाओं के नुकसान पर शोक व्यतीत करने के लिए हमारे मृतकों के परिवारों और दोस्तों और देश भर के अमेरिकियों के साथ शामिल हैं. इन सेवा सदस्यों ने बहादुरी से सेवा की है. वे अपने कर्तव्य पर अटल रहें. वे अपने साथियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटल रहकर अपने साथी अमेरिकियों और अपने और साझेदारियों की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं, जिसके साथ हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं. यह ऐसी लड़ाई है जिसे हम बंद नहीं करेंगे. देखा जाए तो इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अमेरिका वोंट रिस्पॉन्ड. उसकी वजह यह है फॉल ऑफ काबुल वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट. और उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहूंगा CIA ने ऑपरेशन बड़े लिमिटेड कर दिए हैं अपने. इस वक्त इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते. इनकी काबुल में तालिबान के बारे में इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर थी. इनकी इराक के बारे में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इनकी फ्लोर थी. उसके बाद यूक्रेन इनके बारे में इन्होंने कहा था कि कीव विल फेल डाउन इन 3 days और सब तो, लेकिन वो अभी भी खड़ा है. इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर है. और तीसरी बात है जंगें विल के साथ लड़ी जाती, चीमा साहब आर्मामेंट्स के साथ नहीं लड़ी जाती. ये $85 बिलियन का असला छोड़ के भागे हैं वहां पे रात के अंधेरे में, और दूसरे पठान भाईजान है वो खोतों और मोटरसाइकिलों पे उनके पास. ये देखिए, नजर गौर से देखें. और मैंने यहां पे अर्ज की थी, मुझे दुख था क्योंकि उसकी वजह यह है कि आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ, कि CIA चीफ वेंट टू तालिबान, रिक्वेस्टेड फॉर 7 days एक्सटेंशन टू लीव अफगानिस्तान. तो उस बंदे ने आगे से पठान भाईजान ने कहा था, दिस इज नॉट अ रेड लाइन, इट्स अ डेड लाइन, इट्स अ डेड लाइन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर. तो मैंने उसके बाद ये कहा था कि तुम अपने स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेट्स को फ्यूचर में क्या पढ़ाओगे, मिलिट्री एकेडमीज में क्या बताओगे कि CIA का चीफ जाके एक ऐसे पठान के पांव में गिर के रोया गिड़गड़ाया था फॉर 7 days. आप आज कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करेंगे ईरान को. और ईरान क्या है आपको पता होना चाहिए कि ईरान क्या है. ईरान का इन्फ्लुएंस इस वक्त कितना बहुत मिडिल ईस्ट के अंदर कितना बढ़ चुका है, आप सोच नहीं सकते. बल्कि मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूं, ईरान को बनाया क्या है, इन्होंने बनाया है. इन्होंने इराक को गिरा के वहां पे शिया, इस वक्त जितने शिया गवर्नमेंट वहां बैठी है सारे एग्जाइल में थे. ईरान के अंदर एग्जाइल में थे जितनी गवर्नमेंट उनकी.
फिर इस वक्त यह भी कहा जाता है कि 1 लाख के करीब ईरानी पासबदाराने इनकलाब जो है वो 1 लाख के करीब तो सीरिया में वो लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह देख लें आप, फिर उसके बाद आप देख लें गाजा के अंदर उनको रिटेलिएट करने की पोजीशन रखते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या है कि एक सिंगल ग्राउंड किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये अमेरिकन बूट्स उतारने से डरते हैं, ये डरते हैं। अभी आप देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 डेड बॉडियां आएंगी ना यहाँ डोवर पे आती हैं, यहां से तकरीबन 100-150 मील के फासले पे डोवर डेलवेयर के अंदर जितनी डेड बॉडियां आती हैं, तो वो देखिएगा उसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। तो इनके क्योंकि उसकी वजह ये ना कि जब आप, मेरा मकसद है कि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। मैं परसों आया हूं न्यू हैम्पशायर से, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास बैठा था मैं जब, तो उन्होंने उस वक्त भी मेंशन किया था कि तालिबान एग्री कर चुके थे कि आप बटग्राम एयरबेस बेस रखें आप, और हम रखना चाहते थे। यही हम हमेशा लोग बात करते हैं कि व्हाट इज, देखिए जी, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन विड्रॉ करने के तरीकाकार होते हैं। विड्रॉ करने का सबसे बड़ा डिफरेंस ये था अफगानिस्तान से कि वो कहते थे एयर सपोर्ट सबसे आखिर में बंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी थी, इन्होंने सबसे पहले बंद की थी, जिसकी वजह से तालिबान फौरन आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उनकी दूसरी फौज सारी भाग गई, और दूसरी सारी फौज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में थी, वरना फिजिकल तो उनकी फौज थी ही नहीं। उसको कहते हैं गोस्ट सोल्जर थे सारे, तनख्वाह लेते थे लेकिन फिजिकली थे ही नहीं वो। उसके बाद बटग्राम एयर बेस जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब रखना चाहते थे। उन्होंने कल न्यू हैम्पशायर में कहा था, उन्होंने कहा कि मैं चाइना के पास अपनी बेस रखना चाहता था, और सारी बेस इतना पैसा अमेरिका ने लगा के बनाई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो जो एयरपोर्ट है वहां, लेकिन इन्होंने वो सारा कुछ बल्कि उन्होंने कहा ये कुत्ते छोड़ आए थे अपने। दूसरी चीजें तो अलग की बात है, ये जो इनके अपने इन्होंने कुत्ते रखे हुए थे सेफ्टी वाले जो वो स्निफ करते हैं बॉम्ब्स वगैरह, ये वही छोड़ के भाग आए थे वहां से, असला तो अलग की बात है। तो दर हकीकत इस वक्त, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ओबामा साहब इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा आर्मी बेसिस ओबामा साहब ने बंद की थी, और इंटरनेशनल बेसिस भी इन्होंने बंद की थी। वो सारी की सारी बेसिस चाइना इस वक्त रिलीज कर चुका है। और देखें, बात होती है ना मैंडेट की, कंपनियों की, पार्टियों की, डेमोक्रेट पार्टी का मैंडेट ही नहीं है डिफेंस का। इनका यूरोपियन मॉडल, यूरोपियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मॉडल है। मॉडल किस चीज का है मैं बता देता हूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि एक एक स्टेट से भी छोटी हैं, जिनके पास फौजें मौजूद ही नहीं है, जिन्होंने आज तक जंग कोई की ही नहीं है, लेकिन ये कि उनका मॉडल इस वक्त बराक ओबामा बैठे हैं, ही इज अ किंग राइट नाउ। वो जो डिसीजन सारे उसने लेने, और वो पिछले 14 साल अगर देखा जाए तो पुतिन तो उसको स्टडी कर चुके हैं कि पिछले इस वक्त वो 12 साल से अमेरिका को चला रहे हैं। कौन से कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया माजी के अंदर? उनकी जितना अपना 8 साल थे उसको अपोलोजेटिक गवर्नमेंट कहा जाता था। क्यों? जहां तकरीर शुरू करते थे माफी से शुरू करते थे जाके। मैटर ऑफ फैक्ट, ड्यूरिंग हिज लास्ट 12 years अमेरिका हैज लॉस्ट द डिग्निटी of being a superpower. America has lost the title of to be called a superpower. और अगर गलती के साथ अगला कोई बंदा पिक कर लिया बराक ओबामा ने, इसका मतलब ये होगा कि एक पर्सन, एक प्रेसिडेंट विल रन दिस कंट्री फॉर 20 years, और मैं ये गारंटी कर देता हूं कि 20 साल के बाद अमेरिका विल बिकम अ नॉन लिवेबल प्लेस।